1942 की सर्दी में लंदन खामोशी के किनारे पर खड़ा था। न अमन की खामोशी, बल्कि एक राज की जंग से पहले की खामोशी। और उस खामोशी में एक आदमी एक ऐसी हकीकत उठाए हुए था जो दुनिया को जला सकती थी। एक आदमी जिसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा, एक हिंदुस्तानी कोड बेकर जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। एक आदमी जो 3 साल पहले गायब हो गया, मरा हुआ करार दिया गया, मगर हर एजेंसी उसका नाम भूत की कहानी की तरह सरे गोश करती थी। क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो अकेला था जो एक ऐसे कोड को पढ़ सकता था जिसे नाजीज टूट नहीं सकते थे और एलाइज बगैर उसके जिंदा नहीं रह सकते थे। चैप्टर 1, द मैन हु नेवर डाइड। कहानी शुरू होती है लंदन में एक ठंडी दिसंबर की रात से, जहां फोक शहर को सीक्रेट्स की मोटी चादर की तरह ढके हुए है। थेम्स खामोश है, गलियां सुनसान है और वॉर सायरन्स 3 दिन से नहीं चीखे, जो सबको राहत नहीं बल्कि ज्यादा बेचैन कर देता है। जंग लोगों को सिखाती है, जब कुछ नहीं होता तो कुछ आने वाला होता है। एक अंधेरी रोशनी वाली अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस बंकर के अंदर एक औरत तेजी से चलती हुई आती है। उसका नाम है एलेना वॉर्ड, MI7 की सीनियर ऑफिसर। वो डिपार्टमेंट जो ऑफिशियली मौजूद नहीं। वो एक स्टील दरवाजे तक पहुंचती है, 2 दफा दस्तक देती है, रुकती है और फिर 1 दफा और। एक गार्ड दरवाजा खोलता है। अंदर एक बूढ़ा कमांडर बैठा है जो सिर्फ एक फाइल को टेबल पर घूर रहा है, मोटी धूल भरी डार्क रेड टेप से सील। एलेना उसके सामने रुकती है। सर, क्या ये सच है? कमांडर ऊपर नहीं देखता। वो धीरे से फाइल उसकी तरफ ढकेल देता है। कवर पे सिर्फ एक नाम, अर्जुन मल्होत्रा, क्लासिफाइड, घोस्ट प्रोटोकॉल, स्टेटस किल्ड इन एक्शन, स्टेटस अपडेट रिडैक्टेड। एलेना को गला सख्त हो जाता है। सर, अर्जुन 3 साल पहले मर गया था। हमने एक लाश दफनाई थी। कमांडर की आवाज धीमी, गहरी। वो उसकी लाश नहीं थी। एलेना के रिएक्ट करने से पहले लाइट्स झपकने लगते हैं, कमरा हिलता है, एक कोडेड ट्रांसमिशन सिक्योर रेडियो चैनल्स में घुस आती है। एक मेटालिक आवाज गूंजती है, फीनिक्स अवेकन्स, द वुल्फ मूव्स ईस्ट। एलेना जम जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। नहीं, मुमकिन नहीं, वो सरे गोश करती है। ये कोड अर्जुन ने लिखा था, सिर्फ अर्जुन। कमांडर खड़ा हो जाता है। अपना कोट उठाओ वॉर्ड, अगर वो जिंदा है तो जंग बदलने वाली है। फ्लैशबैक 3 साल पहले। अर्जुन मल्होत्रा, शांत आंखें, तेज दिमाग, हमेशा एक डायरी साथ रखता था जो अजीब सिंबल से भरी होती थी, जो कोई और नहीं समझ सकता था। वो मानता था अगर एक कोड बनाया जा सकता है तो तोड़ा जा सकता है, मगर अगर एक आदमी कोड की तरह सोचना सीख ले तो कोई उसकी पेशगोई नहीं कर सकता। उसका आखिरी मिशन वॉरसॉ में था, जहां वो जर्मन रेड के दौरान गायब हो गया। MI7 को एक जली हुई लाश मिली, एक टूटी हुई घड़ी, और उन्होंने सबसे बुरा समझा। मगर अर्जुन कभी नहीं मरा। वो गायब इसलिए हुआ क्योंकि उसने नाजी इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसा पाया, कुछ इतना खतरनाक कि उसे खुद को मिटाना पड़ा। वापस प्रेजेंट। एलेना फाइल खोलती है। फोटोज, मैप्स, इंटरसेप्टेड रेडियो मैसेजेस और फिर एक ताज़ा फोटोग्राफ। साफ नहीं, मुकम्मल नहीं, मगर काफी। एक आदमी बर्लिन की एक गली के साये में खड़ा है। वहीं दाएं भौं पर निशान, वहीं पोस्चर, वहीं आंखें, अर्जुन की आंखें। एलेना सरे गोश करती है, वो जिंदा है। कमांडर ने गहरी तरह सर हिलाया। और वो हमें एक चेतावनी भेज रहा है। दी अलार्म। अचानक बंकर में जोरदार अलार्म फट पड़ा। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, कई जर्मन यू-बोट्स ब्रिटिश कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक नए एन्क्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते। कमांडर एलेना की तरफ मुड़ा। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? वो सर हिलाती है। अगर अर्जुन जिंदा है, वो अकेला है जो उस कोड को तोड़ सकता है। जब एलेना अपना ट्रेंच कोट उठाती है और एग्जिट की तरफ बढ़ती है, वो सरगोशी करती है। अर्जुन, जहां कहीं भी हो, अभी क्यों वापस आए? दूर बर्लिन के सायों में एक शख्स टूटे हुए झरोके से शहर को देखता है। उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या पैगाम पहुंच गया? आदमी पलटता नहीं, वो सिर्फ जवाब देता है, लंदन ने चेतावनी हासिल कर ली, अब असली जंग शुरू होती है। वो आदमी अर्जुन मल्होत्रा है, जिंदा, छिपा हुआ, और एक राज साथ लिए हुए जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर सकता था या दुनिया तबाह कर सकता था। चैप्टर 2, द फीनिक्स सिग्नल।
बर्लिन, 1942। एक शहर जो सायों में लपटा हुआ और खामोशी जो कभी सच में नहीं सोती। बर्फ टूटे छतों पर गिरती है, मगर जर्मन कमांड ब्लॉक्स के अंदर टाइपराइटर्स दूर की गोलीबारी की तरह थपथपाते हैं। ऑफिसर्स दौड़ते हैं, रेडियोज गूंजते हैं और शहर की धड़कन के गहराई में दफन कोडेड पैगाम दुश्मन की लकीरों के बीच भूतों की तरह फिसलते हैं। ठीक 2:30 AM पर एक अंधेरी अंडरग्राउंड रेडियो रूम में एलेना हार्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस की कोड ब्रेकर वो ट्रांसमिशन हासिल करती है जो सब कुछ बदल देगी। एक हल्की धड़कन, एक बिगड़ी हुई फ्रीक्वेंसी, स्टैटिक के अंदर एक सरगोशी। वो डायल्स घुमाती है, सिग्नल तेज करती है और फिर उसे वार करती है। पैटर्न, रिदम, वो निशान जो गलत नहीं हो सकता। ये अर्जुन है, वो हिंदुस्तानी अफसर जिसे नॉर्थ अफ्रीकन रेगिस्तान में मारा हुआ करार दिया गया था। एलेना जम जाती है, डर से नहीं बल्कि पहचान से। अर्जुन हमेशा मॉर्स का एक खास टुकड़ा इस्तेमाल करता था, एक पैटर्न जो दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते थे, एलेना और अर्जुन खुद। मगर पैगाम अजीब है, छोटा, टूटा हुआ, जल्दी का, सिर्फ 4 लफ्ज 2 बार दोहराए गए। फीनिक्स राइजेस एट डॉन। एलेना का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये पोएट्री नहीं है, ये कोड है। जंग का साइफर जो सिर्फ सबसे ऊंचे ब्रिटिश कमांड को पता था, एक गहरे कवर मिशन का हवाला देता है। मगर एक तफसील उसे हिला देती है, अर्जुन को जिंदा भी नहीं होना चाहिए। जर्मन कंट्रोल्ड ईस्ट सेक्टर से फीनिक्स कोडेड सिग्नल्स भेजना तो दूर की बात, वो ट्रांसमिशन फिर से चलाती है और फिर से। हर फासले, हर फिसलन, हर बीप के बीच की सांस को सुनती हुई। उसकी उंगलियां कांपती हैं, फिर नोटबुक पर जम जाती हैं जब वो डिकोड करती है। फीनिक्स मतलब अस्लीपर एक्टिवेटेड, राइजेस मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड नेटवर्क, शिफ्टिंग पोजीशंस, डॉन मतलब डेडलाइन बिफोर एनिमी ब्रेक थ्रू, मतलब नाजी इंटेलिजेंस के अंदर एक जासूस सुबह होने से पहले बेनकाब होने वाला है। एलेना को लगता है कमरा उसके गिर्द सख्त हो रहा है। उसकी टीम ऊपर सो रही है, हॉल बिल्कुल खामोश है, मगर वो हकीकत जानती है, बर्लिन महफूज नहीं है, आज की रात नहीं, अब कभी नहीं। उसके कमांडर की आवाज याद में गूंजती है, अगर फीनिक्स कभी एक्टिवेट हो, भागो, इसका मतलब उन्होंने हमारे एक को पा लिया। मगर एलेना नहीं भागती। वो कोट के अंदर हाथ डालती है और एक छोटा मेटल लॉकेट निकालती है। अर्जुन का दिया हुआ तोहफा, 2 साल पहले जब वो दुश्मन की सरहदों के पीछे गायब हो गया था। अंदर एक अकेला पैगाम उकेरा है, अगर मेरी आवाज सुनो तो दुनिया पर नहीं, अपनी हिम्मत पर भरोसा करो। वो लॉकेट बंद करती है। वो साइफर शीट्स उठाती है, रेडियो फाइल्स को बैग में जोर से ठूंस देती है और कमरे के हर स्विच को बंद कर देती है। लाइट्स मर जाती हैं, गूंज रुक जाती है। बाहर बर्लिन सो रहा है, उस तूफान से अंधा जो नीचे उठ रहा है। एलेना ठंडी हवा में कदम रखती है, सांस टूटे शीशे की तरह तेज। उसका मकसद साफ है, अर्जुन को ढूंढो, हकीकत डिकोड करो, सुबह से पहले कत्लेआम रोको। मगर एक मुश्किल है। 3 जर्मन अफसर एंट्रेंस चेक पॉइंट के करीब खड़े हैं, आज रात पहले इंटरसेप्ट किए रोग ट्रांसमिशन के बारे में सरगोश कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, उनमें से एक के पास एक पेज प्रिंट किया हुआ है जिसमें अर्जुन ने अभी भेजा वही मॉर्स रिदम है। एलेना की नब्ज तेज हो जाती है। उन्होंने सुन लिया, ट्रेस कर लिया, वो फीनिक्स के पीछे हैं। वो सर झुकाती है, स्कार्फ को चेहरे पर कस लेती है और उनके पास से गुजरती है, धीरे, काबू में, खामोश। उनकी आवाज़ें ठंडी हवा में काटती हैं। जिसने भी ये सिग्नल भेजा वो अभी बर्लिन के अंदर है, सुबह से पहले ढूंढ लो। एलेना के कदम तेज हो जाते हैं। उसकी एक रात है, एक लीड, एक नामुमकिन काम। और बर्लिन के तबाहशुदा अंडरग्राउंड टनल्स के मेज में कहीं अर्जुन इंतजार कर रहा है, जिंदा, शिकार, वक्त खत्म होते हुए। मगर एलेना अपनी सांस के नीचे मुस्तकिल और सख्त सरगोश करती है, ठहर जाओ अर्जुन, फीनिक्स आज रात नहीं मरने वाला। और इसके साथ वो रात में गायब हो जाती है। चैप्टर 3। बर्लिन की आधी रात की बारिश छतों पर टाइपराइटर कीज की तरह गिरती थी।
तेज, सख्त, जल्दी की। जगमगाते स्ट्रीट लैंप्स के नीचे एरन कैफे रोजनथाल के पीछे तंग गली में इंतजार कर रहा था, मुत्तफ़िका सेफ पॉइंट। मगर आज रात कुछ गलत लग रहा था। वो ठंडी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था। शहर बहुत खामोश था। कोई गेस्टापो पेट्रोल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कदम नहीं, सिर्फ तनाव की अजीब गूंज। फिर उसने सुन लिया, पीछे से एक हल्की सी खुरचन, जूते की। एरन तुरंत घूमा, लूगर उठाई। एक लंबा शख्स सायों से बाहर निकला। लंबा काला कोट, टोपी नीचे खींची हुई, सिगरेट जल रही थी, मगर लाउ दीवार पर कोई साया नहीं डाल रही थी। एरन की सांस रुक गई। कोई साया नहीं। राइक के अंदर सबसे खौफनाक इंटेलिजेंस भूत का निशान था। कोड नेम नाख्टगाइस्ट, द नाइट घोस्ट। एक आदमी जिसके बारे में अफवाह थी कि वो जासूसों को कत्ल करता है, मिशन ब्रीफिंग तक पहुंचने से पहले। एक आदमी जिसकी कभी तस्वीर नहीं ली गई, एक आदमी जिसका मौजूद होना भी नहीं माना जाता। सिगरेट का अंगारा तेज चमका जब घोस्ट बोला, आवाज ठंडी और आम सी। एजेंट एरन हेल, ब्रिटिश SIS, तुम्हारा कवर हमारी उम्मीद से सिर्फ 4 घंटे ज्यादा चला। एरन ने हथियार मुस्तकिल किया, गोगी उसे पता था कि अगर अफवाहें सच हैं तो बंदूक नहीं बचाएगी। मजेदार, एरन धीरे बोला, और मैं समझ रहा था कि भूत सिर्फ तब दिखते हैं जब कोई मर जाए। घोस्ट मुस्कुराया, हाँ तुम्हारी। मगर नाख्टगाइस्ट के कातिल वार करने से पहले गली में एक तेज सीटी गूंजी। एक कार इंजन जोर से गूंजा। एक काली ओपल पूरी रफ्तार से आई, टायर्स चीखते हुए। पैसेंजर दरवाजा खुला। एरन अंदर आओ। ये मैरी थी, सांसें फूली हुई, कांपती हुई, चेहरा डर से भरा हुआ। घोस्ट ने झपटा। एरन ने गोली चलाई, एक बार सीधा नाख्टगाइस्ट के सीने पर। गोली उसके कोट से गुजरी और कुछ नहीं लगी। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं। घोस्ट हिला भी नहीं। एरन कार में कूद पड़ा जब मैरी ने दरवाजा जोर से बंद किया और एक्सीलरेटर दबाया। ओपल आगे बढ़ी, नाख्टगाइस्ट को करीब करीब टकराते हुए, जो बारिश में खड़ा रहा, अब भी बेतारुफ, अब भी देख रहा था। मैरी की आवाज टूट गई। एरन, वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने उसे क्यों भेजा? एरन ने पीछे रियर विंडो से देखा और ओपल्स की जर्मनी के दिल में तारीक रात में गुम हो गई। नाख्टगाइस्ट का सिलुएट बिल्कुल सख्त खड़ा था, और फिर धीरे से उसने 2 उंगलियां अपने कंधे पर रखीं। एक सैल्यूट। पैगाम साफ था, भागो जब तक भाग सकते हो। वो आ रहा था। एरन ने सख्त निगल लिया। मरी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो झिझकी, फिर आखिर सरेगोश किया, क्योंकि एरन, नाख्टगाइस्ट तुम्हारा शिकार नहीं कर रहा, वो मेरा, मुझे शिकार कर रहा है। एरन उसे घूर कर देखता रहा। मरी के हाथों ने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियों की गोलाइयां सफेद हो गईं। उसके अगले लफ्ज सब कुछ बदल देते हैं। मैं फ्रेंच रेजिस्टेंस नहीं हूं, मैं वो भी नहीं जो तुम समझते हो। मैं जर्मन ब्लैक एको प्रोग्राम से फरार हुई शैडो कोड ऑपरेटिव हूं। एरन जम गया। ब्लैक एको, थर्ड लाइश का सबसे अंधेरा राज, इंसानी तजर्बात परफेक्ट इन्फिल्ट्रेटर्स बनाने के लिए। घोस्ट ऑपरेटिव्स जो अपनी पहचान और अपने साए मिटा सकते थे। एक प्रोग्राम जिसे एरन समझता था कि सालों पहले तबाह हो चुका था। मगर अगर मरी फरार हुई तो नाख्टगाइस्ट सिर्फ एक अफवाह नहीं, वो उसका बदल था, उसका आईना, उसका कातिल। एरन सरेगोश किया, मुझे सब बताओ। मरी ने कांपती सांस अंदर खींची। चैप्टर 4 फिर, उसने कहा, क्योंकि हकीकत शुरुआत से शुरू होती है। चैप्टर 4, द ब्लैक एको फाइल्स। बारिश तेज ओपल पर थपथपाती हुई जा रही थी, जो खाली देहाती सड़क पर अंधेले को काटते हुए भाग रही थी, जैसे एक फरार भूत। अंदर एरन मरी को देखता रहा। वो बहादुर रेजिस्टेंस फाइटर नहीं जिसे वो जानता था, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा शिकार। उसकी सांसें हल्की थीं, उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कांप रही थीं। एरन ने पहले भी डर देखा था, मगर ये मौत का डर नहीं था, ये यादों का डर था। वो धीरे बोला, मरी, शुरुआत से शुरू करो। ब्लैक एको क्या है? कुछ सेकंड्स के लिए उसने जवाब नहीं दिया। जब आखिर किया तो उसकी आवाज सरे गोश से ऊपर नहीं थी।
ब्लैक एको कोई प्रोग्राम नहीं था, ये एक कत्ले आम था। मरी जारी रखी, राइश को ऐसे इंटेलिजेंस एजेंट्स चाहिए थे जिनका कोई निशान न हो, लोग जो किसी भी मुल्क, किसी भी पहचान, किसी भी जिंदगी में घुस सकें। मगर उन्हें बनाने के लिए उन्हें एजेंट जो पहले था सब कुछ मिटाना पड़ा। एरन ने तैयारियां चढ़ाई। मिटाना? वो सर हिलाई। यादें, साए, माजी, एला, खुद। एरन का दिल जोर से धड़का। उसने पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। मरी, क्या उन्होंने तुम्हें मिटाया? उसकी आंखें चमकी मगर सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने आस्तीन ऊपर की। वहां उसकी जिल्द पर जला हुआ था एक छोटा ब्रांड मार्क, E47, काला कटरता हुआ निशान, एक कोड। एरन का पेट गिर गया। तुम सब्जेक्ट नंबर 7 क्रोनोलॉजी थी। मरी ने कांपती सांस छोड़ी। मैं होनी थी, मगर मैं आखिरी फेज से पहले फरार हो गई, पहले कि वो साया हटाते। एरन को महसूस हुआ कि उसके चेहरे से खून निकल रहा था। साया हटाया? उसने हैरत से दोहराया। मरी ने सर हिलाया। उनका यकीन था कि इंसान का साया उसकी सबसे गहरी पहचान रखता है, उसका नफ्सियाती लंगर। अगर तुम वो लंगर काट दो तो परफेक्ट ऑपरेटिव पैदा करते हो। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई गुनाह नहीं। एरन सरे गोश किया। नाक्टगाइस्ट। मरी ने आंखें बंद कर ली। हाँ, वो E01 था, पहला कामयाब साया राहित एजेंट। द मोमेंट एवरीथिंग चेंज्ड। अचानक मरी का चेहरा सख्त हो गया। एरन, वो भूत को बिल्कुल पता था हम बर्लिन में कहाँ हैं। उसे नहीं पता होना चाहिए था। मैंने ट्रिपल ब्लाइंड रूट्स इस्तेमाल किए थे। एरन का दिमाग दौड़ने लगा। सिर्फ एक वजह हो सकती थी, किसी ने उसे मालूमात दी। मरी ने सख्त सर हिलाया। और हमारी जिंदगी का अकेला रास्ता? उसने एरन के हाथ में एक छोटा मेटल सिलेंडर दिया, उसकी हथेली से गर्म। ये लंदन पहुंचाना है। एरन ने तुरंत पहचान लिया। माइक्रोफिल्म कंटेनर, मगर वजन गलत लग रहा था। उसने धीरे से खोला। अंदर एक अकेली माइक्रोफिल्म स्ट्रिप थी, लेबल लगा हुआ, ब्लैक एको टर्मिनेशन लिस्ट। उसकी नब्ज तेज हो गई। मरी, ये नाम, ये ब्रिटिश अफसर हैं। वो उसकी तरफ नहीं देखी। ये सालों पहले घुसाए गए थे। राइख ने गहरे कवर रिप्लेसमेंट्स लगाए, शैडो ऑपरेटिव्स। उनमें से कुछ अभी वॉर ऑफिस के अंदर बैठे हैं। एरन हैरत से पीछे को ढका। लंदन के अपनी दीवारों के अंदर भूत हैं। मरी सरगोश की। और नक्टगाइस्ट का असली मिशन किसी को भी रोकना है जो जानता है। एरन ने कंटेनर बंद किया। हमें प्लान चाहिए। मरी की आवाज कांप रही थी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। नक्टगाइस्ट मेरा पीछा कर सकता है, ना नजर से ना आवाज से। एरन ने सख्त निगल लिया। तो फिर कैसे? वो आखिर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें जो हमेशा बहादुर और चमकती थीं, अब एरन ने पहले कभी नहीं देखी वाली चीज से भरी थीं, उम्मीद रहित यकीन। क्योंकि वो और मैं एक ही साए से पैदा हुए हैं। एरन घूर कर देखता रहा। इसका मतलब? मरी ने वो लफ्ज़ सरगोश किए जिन्होंने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमें ट्रेन नहीं किया गया एरन, हमें अलग किया गया। एरन की पूरी दुनिया जम गई। अलग? मरी, तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज टूट गई। नक्टगाइस्ट मेरा दुश्मन नहीं एरन, वो मेरा जोड़ा है। चैप्टर 5, द ट्विन बॉर्न इन डार्कनेस। दुनिया घूमती हुई रुक गई लगती थी। एरन की सांस गले में अटक गई जब कार थोड़ी सी लहर खाती बारिश भीगी सड़क पर मुड़ी। जोड़ा? नक्टगाइस्ट? उसका जोड़ा? यह हकीकी नहीं लग रहा था, मुमकिन नहीं लग रहा था। मगर मरी की आवाज में कांप हकीकी थी, उसकी आंखों में दर्द हकीकी था। और हकीकत अंधेरी, भारी और जालिम धुएं की तरह हवा में लटकी हुई थी। द सीक्रेट बर्थ ऑफ शैडो ऑपरेटिव्स। मरी ने स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत की। एरन, ब्लैक एको प्रोग्राम ने वॉलंटियर्स नहीं लिए, उसने बच्चे लिए। गैर मुरत्तब, गैर मुस्तनद। कोई माजी नहीं, कोई खानदान जिसका कोई निशान ना हो। एरन ने जबरदस्ती लफ्ज निकाले। तो तुम दोनों प्रोग्राम के लिए पैदा हुए थे? मरी ने धीरे सर हिलाया। हमें नाम से पहले लेबल लगा दिया गया, E1 और E47, द एको ट्विंस।
एरन ने त्योरियां चढ़ाईं। मगर जोड़ा क्यों? मरी ने निगल लिया। क्योंकि साइंटिस्ट्स का यकीन था कि हमशक्ल दिमाग काबू में पले हुए माहौल में दो किरदारों में अलग किए जा सकते हैं, एक याद रखे और एक भूल जाए। आरोन को कार के अंदर गर्मियां गिरती महसूस हुई। मतलब एक जोड़ा अपनी पहचान रखता है और दूसरा खो देता है। मरी की आवाज टूट गई। हाँ, नाग्टगेस्ट को परफेक्ट हथियार बनाया गया था, बेजज्बा, बेसाया, खाली। और मैं मेमोरी ट्विन होनी थी, फेल सेफ, वो जो उससे मिटाई हुई जज्बाती निशान रखती। आरुण सिरे गोश किया। तो अगर वो कभी नाकाबिले काबू हो जाए, तुम उसे काबू में रखने की कुंजी थी? मरी ने सर हिलाया। यही वजह है वो मेरा पीछा करता है। ना कि मैंने राइक से गद्दारी की, बल्कि मेरी मौजूदगी उसकी पूरी पहचान को खतरा है। आरुण का पेट उलट गया। वो तुम्हें मिटाना चाहता है ताकि वो पूरा रहे। उसकी खामोशी तस्दीक थी। द ब्लड वाओ। आसमान पर गहरी बिजली की गूंज गूंजी जब मरी ने आखिरकार को एक वीरान बर्न में रोक दिया। दरवाज़ा उनके पीछे जोर से बंद हुआ, खोखली इमारत में गूंजता हुआ। मरी बाहर निकली, जोर जोर सांसें लेती हुई, खुद को मुस्तकिल करने की कोशिश में। आरुण ने उसका पीछा किया। मरी, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो उसे देखती रही, आंखें उम्र भर के राजों से भरी हुई। क्योंकि मैं खुद भी सब याद नहीं रखती थी, बर्लिन तक नहीं, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। आरुण की जबड़ा सख्त हो गई। क्या चीज ने ट्रिगर किया? मरी ने अपने साए की तरफ इशारा किया। लंबा, पतला, बर्न के अंदर झगमगाती लैंटर्न के नीचे कांपता हुआ। जब नाग्टगेस्ट कमरे में दाखिल हुआ, मेरा साया उस पर रिएक्ट किया। आरुण हैरत से उसे देखता रहा। रिएक्ट? कैसे? उसकी आवाज सिरे गोश तक गिर गई। हमारे साए हमसे पहले एक दूसरे को पहचान गए। आरुण के जिस्म में ठंडक दौड़ गई। इसका मतलब? मरी का चेहरा सख्त हो गया। साइंटिस्ट ने हमें कंडीशनिंग रिचुअल से जोड़ा था। उनका यकीन था साए रूह के तौसी हैं, इसलिए उन्होंने हमारे जोड़ दिए मुस्तकिल तौर पर। यही वजह है वो मेरा पीछा कर सकता है। जितना करीब आता है, मैं उतनी कमजोर होती जाती हूँ। आरुण उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मरी, मुझे देखो, हम ये रिश्ता तोड़ेंगे, हम उसे रोक देंगे। मरी ने सर हिलाया, कांपती हुई। तुम समझ नहीं रहे, नाग्टगेस्ट सिर्फ मेरे लिए खतरा नहीं। अगर वो हमसे पहले लंदन पहुंच गया, तो वो वॉर ऑफिस के हर गहरे कवर शैडो ऑपरेटिव को एक्टिवेट कर देगा। आरुण जम गया। कितने? मरी ने 2 उंगलियां उठाई। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, मगर वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सबसे ऊंचे दर्जों पर हैं। आरोन को पूरी दुनिया उसके सीने पर बैठ गई। अगर वो एक्टिवेट हो गए तो? मरी सिरी गोश की। पूरी एलाइड स्ट्रैटेजी अंदर से धड़ाम से गिर जाएगी। द शैडो अटैक। अचानक बर्न की लाइट्स झगमगाने लगी। मरी की सांस रुक गई। आरोन ने सख्ती से पलटा। मरी? मरी पीछे हटी, आवाज कांपती हुई। वो करीब है। गर्मियां गिर गईं। लकड़ी की दीवारों के फासलों से ठंडी हवा का झोंका काटता हुआ आया। आरुण ने पिस्टल के लिए हाथ बढ़ाया। मरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, बंदूकें उसे नहीं रोकेंगी। आरुण ने दांत पीसे। तो क्या रोकेगा? मरी ने सबसे खौफनाक जवाब से रेगोश किया। सिर्फ मैं रोक सकती हूँ। दूर की दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था, धीरे, जानबूझकर, खामोशी से। मगर ये मरी का नहीं था और आरोन का भी नहीं। नाग्टगेस्ट आ चुका था। चैप्टर 6। जब साए बोलते हैं। बान खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। एक खामोशी इतनी गहरी कि एरन के कानों पर पानी के नीचे दबाव की तरह दब रही थी। मैरी जमी हुई खड़ी थी, दूर की दीवार पर बन रहे अंधेरे शक्ल को घूर रही थी। ना आदमी, अभी नहीं, सिर्फ एक साया जो कमरे में किसी का भी नहीं था। एरन सरगोश किया। मैरी, ये वो है? मैरी पलक नहीं झपकी। नहीं, ये उसकी चेतावनी है। साया धड़का, जैसे दिल की धड़कन। फिर एक और शक्ल दीवार पर फिसली, लंबा और बिगड़ा हुआ, गैर फितरी तौर पर झुकता हुआ, जैसे फिजिक्स के कानून को नजरअंदाज कर रहा हो। एरन के गर्दन के बाल खड़े हो गए।
वो पहले से अंदर है। मैरी ने सर हिलाया। नहीं, वो कभी पहले दाखिल नहीं होता। वो साया पहले भेजता है, देखने के लिए, बोलने के लिए। एरन की आवाज मुश्किल से सुनाई दी। बोलने? साए बात नहीं करते मैरी। उसके करते हैं। वो पीछे कदम हटाई, सांस कांप रही थी। द शैडोज विस्पर। साया लंबा हुआ, खींचा, और फिर उसने सर हरकत दी। एक हल्की, खुरदुरी आवाज बान में भर गई। A01, तुम बहुत दूर भागी, मगर काफी दूर नहीं। एरन ने फिदाई तौर पर बंदूक उठाई। मैरी ने फिर उसकी बाजू पकड़ ली। एरन, उस पर निशाना मत लगाओ, साए डर से खुराते हैं। मगर एरन का हाथ इतना कांप रहा था कि रुक नहीं सका। साया जारी रहा, आवाज शांत, बेजज्बा, जैसे धुएं से गुजरती मशीन। तुम्हारी याद हमारी है, वापस आओ। एरन आगे बढ़ा। उसे अकेला छोड़ दो। साया रुक गया, और फिर एक और गुमशुदा। तुम्हारी धड़कन तेज है, कमजोर। एरन ने जबड़ा कस लिया। यहाँ आओ और आजमाओ। मैरी ने चीख कर कहा, एरन, ये जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है। साए के किनारे आग की तरह झगमगाए। E01, तुम फरमा बरदारी के लिए पैदा की गई थीं। तुम वो नहीं भाग सकती जो तुम हो। मैरी आखिर चिल्लाई, मैं अब E01 नहीं, मेरा नाम मैरी है। साया जम गया। पहली बार वो हिचका। एरन उसे देखा। तुमने अभी क्या किया? मैरी ने सख्त निगल लिया। मैंने वो कहा जो उन्होंने हमें कभी रखने नहीं दिया। एक नाम। साया जोर से मुरझा गया, जैसे उसके लफ्ज ने उसे जिस्मानी तौर पर मारा हो। नैगजूस्ट अराइव्स। बान के दरवाजे अचानक हिलने लगे। एक बार, दो बार, फिर बूम, वो फट गए। ठंडी रात की हवा अंदर झोंकी, धूल और भूसा जमीन पर फैलाती हुई, और बाहर के अंधेरे से एक शख्स आगे बढ़ा। लंबा, खामोश, कंधे सीधे जैसे जल्लाद के, चेहरा मैटे काले कपड़े के हुड के नीचे छुपा जो रोशनी खा जाता था। नैगजूस्ट। उसकी मौजूदगी गलत लग रही थी, जैसे हकीकत उसके गिर्द झुक रही हो। एरन सरगोश किया, मैरी, वो इंसान नहीं है ना? मैरी ने सर हिलाया। है, सिर्फ पूरा नहीं। नैगजूस्ट की आवाज धीमी, धाती और परेशान कुन शांत थी। E47, हथियार नीचे, तुम डायरेक्टिव को खतरे में डाल रही हो। मैरी उसे घूरती रही, कांपती हुई। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। नैगजूस्ट ने सर थोड़ा झुकाया, जैसे बाज शिकार का तज्जिया कर रहा हो। तो डायरेक्टिव तुम्हें कटा हुआ अज़्व करार देता है, और अज़्व हटाए जाते हैं। एरन मैरी के सामने आ गया। तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। नैगजूस्ट ने उसे देखा भी नहीं। गैर मुहिम, तुम एक अनामली हो, एक मुदगैयर जो दुरुस्त किया जाएगा। एरन ने बंदूक उठाई। मुझे इससे बुरा भी कहा गया है। नैगजूस्ट के हुड के किनारे हिले, जैसे मजाक की तरह। फिर उसने एक दस्ताना पहन्स हाथ उठाया, और मैरी चिल्लाई, एरन हटो। द शैडो स्ट्राइक। आरान के पीछे लैंटर्न फट गया, ना टक्कर से, बल्कि उसका साया अलग हुआ और तीर की तरह कमरे में उड़ता हुआ आरान तरफ को कूदा, जब साया हथियार लकड़ी की शाह तीर पर टकराया जहां उसका सर था। मरी आगे दौड़ी, आरान की बाजू पकड़ी, उसे खड़ा किया। अपना साया उसके साथ मत छुना दो, ये तुम्हें मफलूज कर देगा। आरान ने नीचे देखा। उसका साया नाक्ट गाइस्ट के साथ मिल रहा था, जैसे स्याही काले सुराख की तरफ खींची जा रही हो। उसने फिदाई तौर पर पीछे हटाया। मरी, हम क्या करें? वो दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। आरान, मुझे देखो, ध्यान से सुनो। उसकी आवाज तेज की, मुस्तकिल, जल्दी की। वो सायों पर काबू सिर्फ तब कर सकता है जब एक ही रोशनी का जरिया हो। हमें ज्यादा चाहिए, हमें अफरा तफरी चाहिए। आरान तुरंत समझ गया। लाइट्स तोड़ दें? नहीं, ज्यादा बनाओ। वो जम गया। कैसे? मरी ने कोट की जेब से फ्लेयर निकाला, फौजी, गहरा लाल, अंधेरे को जलाकर। उसने खोला। एक जोरदार शोला सेकंड्स में बर्न भर गया।
नाक्ट गाइस्ट पीछे हटा, न गर्मी से बल्कि ओवरलैपिंग सायों के अचानक फटने ने उसका काबू टुकड़े कर दिया। आरान चिल्लाया, मरी भागो! वो पीछे के निकलने के दरवाजे की तरफ दौड़े जब नाक्ट गाइस्ट ने गूंजा, एक धीमी गैर फितरी फ्रीक्वेंसी जो पूरे बर्न को हिला गई। साये उसके पांव के गिर्द सांप की तरह कुलबुलाए, मगर अब वो उन तक नहीं पहुंच सकता था। मरी और आरान तूफानी रात में बाहर निकल आए। बारिश चादर की तरह बरस रही थी। उनके पीछे नाक्ट गाइस्ट फ्लेयर की रोशनी में कदम रखा और उसका साया 3 टुकड़ों में बट गया। उसने घुर्राया, भागो, ये कुछ नहीं बदलता। बाब 7, वो लड़की जो होनी ही नहीं चाहिए थी। बारिश मिट्टी वाली खेतों पर जोरों से बरसती थी जब आरुन और मेरी हाथ के अंधेरे में भाग रहे थे, सांस फूली हुई, पांव फिसल रहे, कपड़े भीगे हुए। लेकिन वो नहीं रुके। मेरी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, आंखें फटी हुईं। आखिरकार एरोन ने सांस फूलते हुए पूछा, क्या वो पीछे आ रहा है? मैरी ने सर हिलाया, नहीं, नाचिड गेस्ट कभी फौरन पीछे नहीं आता। वो पहले देखता है, हिसाब लगाता है, हमला करेगा जब हम सबसे कमजोर होंगे। एरोन बड़बड़ाया, बहुत अच्छा, तो हम मौत का इंतजार करेंगे बेहतर मंजर के साथ। लेकिन मैरी सुन नहीं रही थी। वो रुक गई थी, बिल्कुल जम गई, पुरानी सड़क को देख रही थी जो दूर के दरख्तों की तरफ जा रही थी। एरोन ने उसका कंधा पकड़ा। मैरी, क्या बात है? वो सरगोशी में बोली, ये जगह, ये वही है जहां मैं पहली बार जागी थी। ममनुआ याद। एरोन ने पेशानी चढ़ाई। तुम्हारा मतलब जहां तुम पैदा हुई थी? मैरी ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, E47 को पैदा नहीं किया जाता, हमें एक्टिव किया जाता है। बिजली आसमान में फटी। मैरी का चेहरा रोशन हुआ, पीला, खौफजदा। मुझे याद है एक ठंडी मेटल मेज, चमकदार लाइट्स और आवाजें। उसने मुट्ठियां बंद की, नाखून हथेलियों में धंस गए। वो मेरे बारे में बहस कर रहे थे। एरोन करीब आया। बहस? किस बारे में? मैरी ने निगलते हुए, कांपते हुए कहा कि मुझे होना चाहिए या नहीं। एरोन का सीना धड़का। क्या मतलब? मैरी ने उसकी तरफ देखा, आंखें उदासी से भरी हुई जो उसने कभी ना देखी थी। वो कह रहे थे कि मैं एक गलती हूं, डायरेक्टिव की खिलाफ वर्जी, एक आलूदगी। उसकी आवाज टूट गई। उनमें से एक ने फौरन खत्म करने का कहा, लेकिन किसी और ने रोक दिया। एरोन ने नरमी से पूछा, कौन? मैरी ने नजरें फेर लीं। मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे बस याद है उसने कहा कि वो मुख्तलिफ है, इसे जीने दो। एरोन को सर्दी सी लग गई। मुख्तलिफ कैसे? मैरी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं महसूस करती हूं एरोन, खौफ, कसूर, उम्मीद, मोहब्बत। दूसरे कोई भी ऐसा नहीं करते, इस तरह नहीं। एरोन ने नरमी से जवाब दिया, ये कोई खामी नहीं मैरी, ये इंसान होने की निशानी है। लेकिन मैरी मुस्कुराई नहीं। वो थोड़ा पीछे हटी, आवाज कांपती हुई, नहीं, तुम समझ नहीं रहे। यूनिट्स को कुछ महसूस करने के लिए नहीं बनाया। मुझे इंसानों के साथ घुल-मिल जाने के लिए नहीं बनाया। मुझे उनकी जगह लेने के लिए बनाया गया। एरोन का पेट बैठ गया। तुम्हारा मतलब तुम एक हथियार हो? मैरी ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो किस्म जिसकी डरा था कि अपने बनाने वालों पर ही पलट जाएगी। वो फाइल्स जिनके बारे में उसे नहीं पता चलना चाहिए। एरन ने कोशिश की कि वो खुद को संभाले। मरी, तुम्हें और क्या याद है? मरी ने आसमान की तरफ देखा जहां तूफान बरस रहा था। मुझे याद है कि मैंने उस फैसिलिटी से भाग निकाला था, लेकिन अकेली नहीं। एरन का जिस्म तन गया। किसी ने मदद की तुम्हारी? हाँ, एक लड़की। एरन ने आंखें झपाक कर कहा, एक लड़की तुम्हारी तरह? मरी ने कुछ देर सोचा। नहीं, मेरी तरह नहीं। उसने अपनी आंखों से बारिश का पानी साफ किया। वो इंसान थी, जवान, शायद 12 साल की, और वो एक ही बात बार बार कह रही थी जब तक वो उसे पकड़ नहीं ले गए। क्या कह रही थी वो? मरी की आवाज हल्की पड़ गई। तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वो ही उन्हें रोक सकता है। एरन ने भौहें चढ़ाईं। किसको ढूंढना? मरी का चेहरा सफेद पड़ गया।
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है नाख्ट गाइस्ट को पता है। वो धीरे धीरे मुड़ गई, जैसे कोई खौफनाक बात समझ गई हो। इसीलिए वो मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने भाग निकाला, बल्कि इसलिए कि मुझे याद है। साया वापस आया। अचानक आसमान फट गया। ये गरज नहीं थी, ये आवाज लोहे के पानी को चीरने जैसी थी। एरन ने पलटकर देखा। मरी, भागो! एक साया जैसी तलवार हवा में सीटी मारकर गुजरी और मिट्टी को चीर दिया जहां वो खड़े थे। नाख्टगाइस्ट पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। बारिश उसके हुड से बह रही थी और साए उसके पैरों के गिर्द धुआं बनकर घूम रहे थे। उसकी आवाज खेत में गूंज उठी। E47, तुमने रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी एक्सेस की। टर्मिनेट और रीसेट करो। मरी ने धीरे से कहा। उसे पता चल गया। एरन आगे बढ़ा। नाख्टगाइस्ट, वो इंसानी लड़की कौन थी? मरी को उसके बारे में क्यों याद है? वो क्या जानती थी? नाख्टगाइस्ट ने अपना सर थोड़ा झुकाया। इररेलेवेंट डेटा, कंटैमिनेटेड सब्जेक्ट, एलिमिनेट। एरन चीखा। मुझे सच बताओ। नाख्टगाइस्ट ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वो एक ही इंसान थी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सके। मरी पीछे हट गई, खौफ से कांपती हुई। एरन ने धीरे से कहा, मरी, इसका मतलब क्या है? लेकिन उसके जवाब देने से पहले नाख्टगाइस्ट ने उसकी तरफ इशारा किया। साई इकट्ठा होने लगे। E47 कॉम्प्रोमाइज्ड है, एग्जीक्यूट। एरन ने मरी का हाथ पकड़ लिया। भागो! वो तूफान में दौड़ पड़े, जबकि नाख्टगाइस्ट और उसके साए लहरों की तरह उनके पीछे टूट पड़े। और जब वो भाग रहे थे, मरी ने एक आखिरी जुमला कहा जो एरन के जिस्म में ठंड डाल गया। एरन, मुझे लगता है मुझे पता चल गया कि वो किसको ढूंढने को कह रही थी। एरन ने सांस रोककर कहा, कौन? मरी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में खौफ भरकर। तुम्हें। चैप्टर 8, वो लड़की जो कभी बदलनी नहीं थी। ट्रेन अंधेरों में से गुजरती हुई धात के साए की तरह कंट्रीसाइड के पार फिसल रही थी। एरन खिड़की के पास बैठा था, दोनों हाथ बंधे हुए, हर वो बात याद कर रहा था जो मरी ने उसे बताई थी। हर तस्वीर, हर लम्हा, हर याद जिसे वो संभालने की कोशिश कर रही थी। मरी उसके सामने बैठी थी, खामोश, बेहरकत, इतनी खामोश कि लगता था जैसे उसके ख्याल उसकी सांस से कई गुना तेज भाग रहे हों। ये खामोशी आम नहीं थी, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। एरन ने खिड़की में उसका अक्स देखा। उसकी आंखें अब डरी हुई नहीं लग रही थीं, वो लग रही थीं जाग चुकी, जैसे उसे वो बात समझ आ गई हो जो एरन अभी नहीं समझ सका था। मरी, उन्होंने तुम्हारे साथ असल में क्या किया था? एरन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके सीने का लरज़ना उसका राज खोल रहा था। मरी ने अपना सर उठाया, उसकी आवाज़ हल्की सी फिजा में गूंजी। एरन, मुझे महसूस करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ। दोनों के दरमियान हवा तंग हो गई। एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। एरन आगे झुका। मरी, तुम ये पहले भी कह चुकी हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें ज़्यादा याद आ रहा है या कम भूल रही हो? मरी ने आंखें बंद कर ली। मुझे बदलना नहीं चाहिए था। नाख्टगाइस्ट ने मुझे कमांड्स फॉलो करने के लिए बनाया था, मिशंस पूरे करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। फिर उसने आंखें खोली, साफ, तेज, इंसानी। इवॉल्व करने के लिए नहीं। एरन के जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। इवॉल्व कैसे? मरी ने अपने हाथ देखे जो कांप रहे थे। मेरे जैसे हर ऑपरेटिव हर 72 घंटों के बाद रीसेट होता है। यादें मिटा दी जाती हैं, जज्बात डिलीट कर दिए जाते हैं, बिहेवियर वापस सेट कर दिया जाता है। एरन का दिल डूब गया। तुम्हारा आखिरी रीसेट कब हुआ था? मरी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। 6 महीने पहले। वो अल्फाज उसके दिल पर मुक्का बनकर लगे। 6 महीने बिना रीसेट के। 6 महीने के वो यादें जो उसे रखनी नहीं चाहिए थी। 6 महीने के वो ख्याल जो उसे सोचने की इजाज़त नहीं थी। 6 महीने के वो एहसास जो उसे महसूस करने की मनाही थी। अब समझ आया नाख्टगाइस्ट उसे वापस क्यों चाहता था। अब समझ आया वो उसे एक बागी हथियार की तरह क्यों ढूंढ रहे थे।
मरी खराब नहीं हो रही थी, वो कुछ नया बन रही थी, कुछ खतरनाक, कुछ आज़ाद। ट्रेन एक मोड़ पर चीखी, ऊपर के लाइट्स झिलमिलाए, खिड़की के बाहर बर्फ आग की तरह चमक रही थी। एरन आगे झुका। मरी, अब मुझे क्यों बता रही हो? उसके होंठ खुले, आवाज़ टूट गई, क्योंकि कुछ बदल रहा है, पहले से तेज, कुछ ऐसा जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। उसने अपनी कनपट्टी को छुआ। मेरा जहन 2 हिस्सों में बंट रहा है। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? 2 हिस्से हैं मेरे अंदर, उसने धीरे से कहा। एक जो अब भी उनके कमांड सुनता है, और एक जो इनकार करता है। उसने दोनों हाथ अपने सर पर रखे, और जो इनकार करता है वो जीत रहा है। एरन आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। मरी, मेरी बात सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। तुम बन रही हो। नहीं, उसने तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक नया लहजा था, डर का नहीं, चेतावनी का। तुम समझ नहीं रहे। अगर मैं ज्यादा इवॉल्व कर गई तो मैं बेकाबू हो जाऊंगी। खतरनाक, तुम्हारे लिए भी। एरन ने पलक तक नहीं झपकी। मैं वो रिस्क ले लूंगा। मरी ने उसकी तरफ देखा, वाकई देखा, और अपनी जिंदगी में पहली दफा उसने किसी को ऐसे नहीं देखा जैसे कोई मशीन डेटा स्कैन करती है। उसने देखा जैसे एक लड़की जो डर रही हो कि कहीं वो किसी अपने को तोड़ न दे। अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। एरन फौरन खड़ा हो गया। मरी, उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और एरन को नीचे खींच लिया। झुक जाओ। हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई, भारी, इलेक्ट्रॉनिक, गलत। एरन ने पहचान लिया, वही फ्रीक्वेंसी जो उसने बर्लिन में सुनी थी, वही आवाज जो मरी का पीछा करती थी। वो ट्रेन में अकेले नहीं थे, किसी ने उन्हें ढूंढ लिया था। अंधेरे में मरी की आंखें हल्की सी चमक रही थी, एक अजीब नर्म अंबर रोशनी में। फिर उसने धीरे से कहा, एरन, एक और बात है। उसकी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, सच से। वो सच जो वो छुपा रही थी, वो सच जिसे कहने से वो खौफजदा थी। एरन ने गला सूखते हुए कहा, क्या बात है? मरी उसके कान के पास झुकी। तुम्हें मुझसे मिलना कभी नहीं था। वो अल्फाज उसके अंदर जम गए। मरी ने तेजी से फिर कहा, मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं भेजा गया था। एरन का खून ठंडा पड़ गया। मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। अंधेरा और भारी लगने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा, नजर रखने के लिए? उसने होंठ कस लिए। नाक्टगाइस्ट मुझे इसलिए वापस नहीं चाहता कि मैं मैल फंक्शन कर रही हूं। वो मुझे वापस इसलिए चाहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता है। एरन का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा सच? मरी, कैसा सच? मरी ने गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जो बहुत इंसानी लग रही थी। तुम्हें ये पता चलना नहीं था और मुझे महसूस करना नहीं था, लेकिन अब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। कदमों की आवाज और करीब आ गई। मरी धीरे से उठ खड़ी हो गई। उसके आसपास की हवा बदल गई। अब वो डरी हुई नहीं थी, अब वो कंट्रोल में नहीं थी, वो जाग चुकी थी। एरन, ध्यान से सुनो। उसकी आवाज पहले से ज्यादा शांत थी। मैं इवॉल्व कर रही हूं तुम्हारी वजह से, और अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो हम दोनों को मिटा देंगे। एरन ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्यों मैं? मरी ने आखिर जवाब दिया, ना मशीन की तरह, ना ऑपरेटिव की तरह, बल्कि एक लड़की की तरह जो अपने बनाने वालों पर किसी और को चुनती है। क्योंकि तुम वो शख्स हो जिसे मैं भूल नहीं सकती। ट्रेन के दरवाजे जोर से खुले, साए रास्ते में भर गए। मरी ने एरन को अपने पीछे ढकेल दिया। उसका आखिरी जुमला अंधेरे को चीर कर गया, और यही असल वजह है कि वो मुझे वापस चाहते हैं। चैप्टर 9, द फर्स्ट क्रैक्स। हवा रात को ठंडी थी। महल के अंदर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन आइलीन के दिल के अंदर एक नया तूफान उठ रहा था। उस रात जायान को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदलता, जैसे कोई बोझ उसकी छाती पर रखा हो। आइलीन धीरे से पूछती है, क्या हुआ? तुम बहुत बेचैन लग रहे हो। जायान ने आंखें नहीं उठाई। आइलीन, मुझे लगता है पैलेस में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। आइलीन रुकी। क्या मतलब? जायान घबराकर कहता है, जब से हम आए हैं मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हारी तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। कोर्ट के कुछ लोग तुम्हारी वजह से खुश नहीं लगते। आइलीन ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा,
मुझे फर्क नहीं पड़ता ज़यान, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। ज़यान ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है आइलीन, तुम कोर्ट के रूल्स नहीं जानती और लोग बहुत चालाक हैं। आइलीन को पहली बार महसूस हुआ, ये महल जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। अगली सुबह सबसे पहला क्रैक दिखाई दिया। जब आइलीन ने डाइनिंग हॉल में एंटर किया, सब लोग चुप हो गए, नज़ारे उस पर टिक गईं। कुछ मीठी मुस्कुराहटों के पीछे छुपा जहर, कुछ खुली दुश्मनी, कुछ हैरानी। क्वीन मदर ने हल्का सा तीखा जुमला बोला, आखिर एक आम लड़की भी महारानी बन सकती है। दुनिया कितनी बदल गई है। पूरा हॉल जम गया। ज़यान ने तुरंत कहा, आइलीन आम नहीं, मेरी रानी है। लेकिन आइलीन को तब समझ आया, खामोशी भी कितनी तेज चोट कर सकती है। जब वो चेयर पर बैठी, एक मेड झिझक कर आई और धीरे से बोला, माय लेडी, जिस तरह की चाय आपने मंगाई थी वो यहाँ आम लोग पीते हैं, रॉयल्स नहीं। आइलीन ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं वही लूंगी जो आम लोग पीते हैं। हॉल में फिर से कनक्शियों का तूफान चला, लेकिन ज़यान ने गर्व से उसकी तरफ देखा, जैसे वो आइलीन को कह रहा हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी चोन की। डाइनिंग के बाद आइलीन को पैलेस की लाइब्रेरी ले जाया गया। कोर्ट ट्यूटर ने कहा, आपको रॉयल पोस्चर, रॉयल टोन, रॉयल प्रेजेंस सीखनी होगी। आइलीन हंस पड़ी, मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ क्या? ट्यूटर गर्व से नहीं, गुस्से से बोला, नो माय लेडी, आप फ्यूचर क्वीन है, यहाँ हर चीज़ एक परफॉर्मेंस ही होती है। ट्यूटर की बात सीधी चोट थी, मगर आइलीन ने तय किया, ठीक है, शुरू करें। शाम के वक्त ज़यान वापस आया तो वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, जज्बा था। आइलीन, तुम ठीक हो? हाँ, बस मैं सीख रही हूँ। ज़यान ने आइलीन के बाल का एक स्ट्रैंड हटाया और धीरे से कहा, तुम परफेक्ट हो, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। आइलीन ने हल्का सा, थोड़ा दर्द भरा मुस्कुराहट दिया, शायद मुझे नहीं, पर तुम्हारी दुनिया को है। ज़यान चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था आइलीन सही थी। पैलेस के अंदर पहली दरार पड़ चुकी थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 10, द साइलेंट वॉर बिगिंस। रात का अंधेरा पैलेस की दीवारों से टकराकर और गहरा हो रहा था। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। आइलीन को इस जंग का एहसास सबसे पहले उस वक्त हुआ जब उसे कोर्ट की दो सबसे ताकतवर औरतों, लेडी मेहरुन्निसा और लेडी समायरा ने अपने प्राइवेट चेंबर बुलाया। द मीटिंग ऑफ थॉर्न्स। कमरा महंगा, महकता हुआ, लेकिन हवा में एक अजीब सी जहरीली नरमियत थी। लेडी मेहरुन्निसा मुस्कुराई, आइलीन, हमने सोचा तुम्हें कुछ रॉयल रियलिटीज बता दें। आइलीन ने शराफत से कहा, जरूर। लेडी समायरा ने तीखी नज़र से आइलीन का जायजा लिया। तुम समझती हो ज़यान ने तुम्हें क्यों चुना? आइलीन ने ठीक से जवाब दिया, बिकॉज ही लव्स मी। दोनों हंस पड़ी, हल्का सा नीचा दिखाने वाला हंसी। मेहरुन्निसा ने झुककर कहा, आइलीन, प्यार कोर्ट का खेल नहीं होता, यहाँ अलायंसेस बनते हैं ताकि ताकत बनती है। समायरा ने ऐड किया, अगर तुम इस गेम में चालाक नहीं बनी तो तुम टूट जाओगे। आइलीन चुप रही, उसको समझ आ गया, दिस वॉजंट एडवाइस, दिस वॉज अ वार्निंग। आइलीन लर्न्स द कोर्ट्स डार्क एटिकेट। अगले 2 हफ्ते आइलीन ने वो सब सीखा जो एक आम इंसान कभी न सोच सके। हर मुस्कुराहट का मतलब अलग होता है, हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे एक छुपी राइवलरी होती है। कोर्ट में लोग आपका हाथ नहीं पकड़ते, वो आपका हाथ खींचकर नीचा दिखाते हैं। और सबसे मुश्किल बात, यहाँ सच से ज्यादा एक्टिंग चलता है। आइलीन रात को ज़यान के कंधे पर सर रखकर कहती, तुम्हारी दुनिया बहुत अजीब है। ज़यान हंसकर कहता, इसलिए तो तुम चाहिए मुझे, तुम मेरी दुनिया की सबसे सीधी, सबसे सच्ची चीज हो। आइलीन धीमे से सोचती, सीधी होने का यकीन नहीं, पर सच्ची जरूर हूँ। द फर्स्ट रियल अटैक। एक रात कोर्ट डिनर हुआ। आइलीन ने सिंपल एलिगेंट ड्रेस पहनी, पर लेडी समायरा ने झट से एक कमेंट मारा, आज हमारी फ्यूचर क्वीन बहुत ज्यादा बेसिक लग रही हैं। पूरा हॉल चुप। ज़यान की आंखें गुस्से से जल उठी, पर आइलीन ने उसका हाथ दबाकर रोका। आइलीन खड़ी हुई, हर किसी की नज़र उस पर थी, फिर मुस्कुराई।
बेसिक होना बेहतर है फेक होने से। हॉल में हल्की सी गैस्प्स। जयान ने गर्व से उसकी तरफ देखा। उस रात आइलीन को पैलेस में पहली जीत मिली, छोटी पर तीखी। द क्वीन मदर्स मूव। उसी रात क्वीन मदर ने जियान को अपने प्राइवेट चेंबर बुलाया। उनका टोन ठंडा था। वो लड़की तुम्हारे मकाम के लायक नहीं। जियान ने सीधे जवाब दिया, मेरी जिंदगी में किस चीज के लायक का फैसला मैं करता हूं। क्वीन मदर ने कड़वी आवाज में कहा, कोर्ट उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर तुमने जिद की, मैं भी नहीं। जियान के कदम रुक गए। पहली बार इस प्यार के रास्ते पे एक सच्ची दीवार खड़ी हो गई। एलिन्स अनसीन स्ट्रेंथ। जियान वापस आया तो परेशान था। एलिन ने पूछा नहीं, बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो होगा हम दोनों मिलकर संभालेंगे। जियान ने उसकी तरफ देखा। उसकी सीधी आंखों में हिम्मत थी। उसी वक्त जियान को समझ आया, एलिन को पैलेस की जरूरत नहीं, पैलेस को एलिन की जरूरत है। उनके बीच प्यार और मजबूत हो गया। लेकिन जंग अब बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। द साइलेंट वॉर अब लाउड होने वाली थी। चैप्टर 11 द स्कैंडल दैट शुक द पैलेस। रात की ठंडी हवा पैलेस के मार्बल हॉल्स में गूंज रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक बम छुपा हुआ था। अ बॉम्ब डिजाइन टू डिस्ट्रॉय एलिन। द सेटअप। सुबह सुबह पैलेस के कोर्टयार्ड में हंगामा हुआ। रॉयल गार्ड्स दौड़ते हुए आए। कोर्ट मेंबर्स इशारे कर रहे थे, और उन सबके बीच एलिन की एक स्कैंडलस फोटो लीक हो चुकी थी। फोटो में एलिन किसी अजीब मर्द के साथ एक डार्क हॉलवे में नजदीक खड़ी थी। एंगल ऐसा था कि लगता था कि जैसे वो किसी अफेयर में हो। पूरा पैलेस शॉक में चला गया। लेडी समायरा ने तुरंत आवाज बुलंद की, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फ्यूचर क्वीन रियली? लेडी मेहरुन्निसा ने नकली अफसोस जताकर कहा, बेचारा जियान, उसका दिल टूट जाएगा। हर तरफ विस्पर्स होने लगे, शी चीटेड, शी इज नॉट लॉयल, शी कांट बी ट्रस्टेड। एलिन बेहोश सी खड़ी थी। उसने तस्वीर देखी और तुरंत समझ गई, इट्स अ ट्रैप, अ वेल प्लान ट्रैप। जियान लाइटनिंग की तरह पैलेस कोर्टयार्ड में आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। सबके सामने तस्वीर उठाई और फिर धड़ से जमीन पर फेंक दी। फेक। हर तरफ साइलेंस। जियान गरज कर बोला, ये फोटो एडिटेड है, और जिसे लगता है कि एलिन ऐसा कर सकती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता। सब लोग चुप हो गए, लेकिन इस दफा एलिन रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी। ब्रिंग द रॉयल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड। उसकी आवाज ठीक, सीधी, तीखी। जिसने भी ये प्लान किया है, आई वॉन्ट देयर फेस इन फ्रंट ऑफ मी। पैलेस ने पहली बार देखा कि एलिन कोई सीधी लड़की नहीं, वो लायनस थी। द लास्ट ट्रांसमिशन। बर्लिन की सर्दी रात भारी थी। आसमान पर धुआं, नीचे शहर जल रहा था। एलाइड बॉम्बर्स का गरजना दूर से सुनाई दे रहा था। एजेंट एड्रियन वुल्फ ने अपनी घड़ी देखी, 03:14 AM। बस एक ही काम बाकी था, नेक्सस फाइल ट्रांसमिशन। वो फाइल जो पूरी दुनिया को बताती कि वॉर का असली आर्किटेक्ट कौन था, और जिसे रोकने के लिए जर्मन हाई कमांड ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो अपने डैमेज्ड रेडियो ट्रांसमीटर के पास घुटनों पर बैठा। मशीन आधी जल चुकी थी, पर चल रही थी। एजेंट एलेना नोवैक ने खिड़की से झांका, एड्रियन, गेस्टापो आ रहे हैं। एड्रियन ने मुस्कुराया, यही तो उम्मीद थी। एलेना ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर नजर आया। तुम सिग्नल भेज दोगे, लेकिन हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ा। एलेना, हमारे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है कि सच जिंदा रहे। इस वक्त नीचे से बूट्स की आवाजें सुनाई देने लगी। गेस्टापो कमांडो स्क्वाड। एड्रियन ने ट्रांसमीटर ऑन किया। फ्रीक्वेंसी क्रैकल हुई। कॉलिंग लंदन, दिस इज स्पैरो, ट्रांसमिटिंग नेक्सस। बॉम्ब्स शहर के दूसरे हिस्से में फटने लगे। रेडियो स्टैटिक तेज हो गया। गेस्टापो ने दरवाजा तोड़ दिया। कर्नल राइनहार्ट खुद अंदर घुसा, जर्मनी का सबसे खतरनाक काउंटर स्पाई। उसकी आंखों में जुनून था। वुल्फ, फाइल हमें दे दो, वॉर अभी खत्म नहीं हुई। एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। वॉर तब खत्म होती है जब झूठ मर जाए। राइनहार्ट ने गोली चलाई। उसी पर एलेना एड्रियन के आगे आ खड़ी हुई। गोली उसकी सीने में लगी। एलेना, वो नीचे गिर गई। एड्रियन ने चीख मारकर ट्रांसमीटर का लेवर पुश किया। ट्रांसमिशन सेंट। लंदन HQ में एक ऑपरेटर ने सरप्राइज से कहा, सर, वी गॉट इट, नेक्सस फाइल कंप्लीट।
बर्लिन में राइनहार्ट ने गुस्से से चिल्लाकर एड्रियन को मार दिया, पर अब देर हो चुकी थी। टाइम स्टैम्प, नेक्स्ट मॉर्निंग, एलाइड रिपोर्ट। लंदन कमांड ने नेक्सस फाइल रिलीज की और पूरा झूठ खुल गया। जर्मनी के अंदर ही एक फैक्शन वॉर चला रहा था। राइनहार्ट और उसका नेटवर्क वॉर एक्सटेंड करना चाहते थे। एड्रियन और एलेना ने सच दुनिया तक पहुंचाकर उनका प्लान तोड़ दिया। बर्लिन 1 हफ्ते बाद गिर गया। वॉर ब्रेक हो गई। एपिलॉग, हीरोज विदाउट ग्रेव्स। वॉर खत्म होने के बाद एड्रियन और एलेना के नाम पर नोक नोन ग्रेव मेडल्स इशू किए गए, उन हीरोज के लिए जिनके जिस्म नहीं मिले पर जिनकी मिशन ने दुनिया की डायरेक्शन बदल दी। लंदन के एक सीक्रेट मेमोरियल पर एक छोटा सा स्टोन है, दे ट्रांसमिटेड ट्रूथ व्हेन द वर्ल्ड वाज बर्निंग। कैमरा धीरे धीरे पीछे होता है, बर्लिन का जलता हुआ स्काईलाइन डिसॉल्व होता है और स्क्रीन ब्लैक।